सो आज अपन सर्कुलर मोशन को पूरा आराम से निपटा लेंगे, है ना। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो कवर होगा ही होगा, साथ ही में न्यूमेरिकल्स भी होगा। तो आराम से अच्छे से वीडियो को अच्छे से देख लें। बट एक प्रीरिक्विजिट है कि अगर आपने पोलर कोऑर्डिनेट वाला जो सेक्शन मैंने पढ़ा रखा है पर उसको नहीं देखा, पहले अगर किसी से पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, इसको देख सकते हो। बट आपको अगर पोलर कोऑर्डिनेट का आइडिया नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा जाके पहले उसको देख लो, उसके बाद यहाँ पे आओ। क्योंकि कॉन्सेप्चुअली बिना पोलर कोऑर्डिनेट के सर्कुलर मोशन को समझना काफ़ी मुश्किल है। ठीक, और मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रखा है पोलर कोऑर्डिनेट का। तो प्लीज़ जाके पहले वो देख लो, है ना। वीडियो आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, आराम से जाके उसको देखो, फिर इधर आना आना वापस ज़रूर, है ना। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब मान लो कोई एक पार्टिकल सर्कल में रोटेट कर रहा है। इसको थोड़ा ऊपर बना लेते हैं। हाँ, मान लो यहाँ पे स्क्वायर क्यों बन रहा है, ऐसा ही। ओके, अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया कार्टेशियन वाला, और ये सेंटर ऑफ द सर्कल। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई एक पार्टिकल एक सर्कल में रोटेट कर रहा है और उसका स्पीड कांस्टेंट है, तो उसको अपन बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये सही है। ओके, तो इसमें क्या क्राइटेरिया हो गया? पहले स्पीड कांस्टेंट है, मान लो उसका वैल्यू वी नॉट दे रखा है, मान लो। और क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्पीड बढ़ ही नहीं रहा या फिर वेलोसिटी बढ़ ही नहीं रहा, है ना। ओके, अभी स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट ही होगा, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, और क्या बताए? क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं, मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट है, पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन होगा ही। टेंजेंशियल नहीं होगा, बट कुछ ना कुछ होगा। क्या होगा देखते हैं। तो अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट ठीक ठाक याद है तो सही है, नहीं याद है तो जाके देख लो, अभी नहीं, वीडियो खत्म करने के बाद। बट फिलहाल अगर पोलर कोऑर्डिनेट के हिसाब से अगर इसका मैं पोजीशन डिफाइन करूं, तो लेट्स से सर्कल का रेडियस जिसमें ये घूम रहा है वो कैपिटल आर दे रखा है, एंगल इनिशियली थीटा है मान लो, या फिर कोई भी एक रैंडम टाइम पे एंगल थीटा। ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे डिफाइन करूंगा? मान लो ये हो गया पोजीशन वेक्टर, उसको ऐसे लिख सकता हूँ कि आर होल आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। इतना क्लियर है? ठीक है, तो अभी मुझे वेलोसिटी निकालना है, तो कैसे करूंगा? डी आर अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेलोसिटी होता है। तो ये हो गया, आर तो कांस्टेंट है, बाहर चला गया, आई कैप भी कांस्टेंट ही है तो वो भी बाहर ही है। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। अब क्या थीटा कांस्टेंट है? नहीं है, चेंज हो रहा है टाइम के साथ। सो डी थीटा अपॉन डी टी प्लस जे कैप जो कि कांस्टेंट है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा से डी थीटा अपॉन डी टी। ओके, तो इसको मैं, अच्छा, डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजिशन, है ना। तो वो क्या हुआ? एंगुलर वेलोसिटी। उसको अपन ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये पार्टिकल जो है उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी कुछ ऐसा है, तो वो कुछ ऐसे, ये क्या है? एंटी क्लॉक है, क्लॉक है, एंटी क्लॉक। तो एंटी क्लॉक रोटेट कर रहा है, ये सही है। तो अगर एंटी क्लॉक रोटेट कर रहा है मतलब इसका ओमेगा का जो सेंस है वो कुछ ऐसे आ रहा होगा, ओमेगा। ठीक, ओके। ओके, तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर क्या हो गया? आर होल माइनस ओमेगा साइन थीटा। इसको ऐसे कर लेते हैं, दोनों में डी थीटा अपॉन डी टी है तो ओमेगा कॉमन चला गया, अंदर क्या बचा? माइनस आई कैप साइन थीटा प्लस जे कैप कॉस थीटा, है ना। तो ये क्या हो गया? ये वाला जो है
वो थीटा कैप है या फिर टेंजेंशियल डायरेक्शन है। तो वेलोसिटी का वैल्यू आ गया आर ओमेगा थीटा कैप। ठीक, तो है भी टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, ओमेगा क्या है, डी थीटा अपॉन डी टी। यहाँ पे मैंने बोल रखा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सो स्पीड कांस्टेंट है। मतलब इसका जो वैल्यू है, डायरेक्शन तो हटाओ, ये मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना होगा, वी नॉट के बराबर होगा। तो इसका मतलब ओमेगा का वैल्यू कितना होगा, वी नॉट अपॉन आर। क्या इतना ठीक है? बिल्कुल ठीक है ना। अभी एसिलेशन देखते हैं। एसिलेशन क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी, है ना। तो यहाँ पे आर कॉन्स आई मीन आर कांस्टेंट है, वी नॉट कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ओमेगा भी कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक और चीज अपन लिख सकते हैं कि ओमेगा इज ऑल्सो कांस्टेंट, है ना। ठीक है, तो उससे क्या पता चला, अगर मैं डी वी अपॉन डी टी कर रहा हूँ तो आर ओमेगा तो वैसे ही बाहर चला गया, मुझे बस डी थीटा कैप अपॉन डी टी करना है, जिसका वैल्यू होता है, आप सभी को पता है, आर ओमेगा इंटू ओमेगा माइनस आर कैप। तो ये हो गया ओमेगा स्क्वेयर आर माइनस आर कैप। ओके, ये हो गया तुम्हारा एसिलरेशन। अब ये एसिलेशन टेंजेंशियल है, ये कैसे पता चला, क्योंकि है ही नहीं टेंजेंशियल। ओके, तो ये एसिलेशन क्या है, रियलिटी में रेडियल है। कैसे पता चला, डायरेक्शन क्या है, माइनस आर कैप, तो रेडियल डायरेक्शन ये हो गया प्लस आर कैप। तो मतलब जो एसिलरेशन है वो कुछ इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तभी तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मतलब ये जो एसिलेशन ऐसे हो गया, है ना, जिसको अपन मान लो रेडियल एसिलेशन बोल रहे हैं, ये वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल आई मीन 90 डिग्री बना रहा है। अब 90 डिग्री बना रहा है तो उसका वेलोसिटी में कुछ मतलब वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड चेंज करने में कोई इम्पैक्ट रहा ही नहीं। ठीक है, तो वो क्या चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक है, ओके, तो अपन को रेडियल एसिलेशन मिल गया, या फिर इसका एसिलेशन खाली रेडियल एसिलेशन ही होगा, टेंजेंशियल तो है ही नहीं, है ना। ओके, तो इसको मतलब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर की जगह वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर माइनस आर कैप, जिसको अपन ऐसे लिख सकते हैं वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर माइनस आर कैप। ठीक है, ओके। अब अगर इतना पता चल गया, तो एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, सेंट्रीपिटल एसिलेशन। मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता होगा क्या होता है, बट ठीक है, अपन मोस्ट के साथ थोड़ी चलते हैं। ओके, कोई एक पार्टिकल जैसा पहले सर्कुलर मोशन कर रहा था, अब भी कर रहा है, मान लो। तो ये कोई एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसके ऊपर कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं। मान लो कुछ ऐसा लग रहा है, एक फोर्स F1, दूसरा कुछ ऐसा लग गया F2, तीसरा ऐसा F3, ये कुछ और F4, मान लो ऐसे कुछ लगा हुआ है। ओके, तो मुझे ये ऑलरेडी पता है कि ये जो डायरेक्शन है वो थीटा कैप है, ये वाला डायरेक्शन आर कैप। तो मुझे क्या करना है, सारे फोर्सेस को रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट निकालने हैं, है ना। तो कैसे आएंगे, F3 माइनस F2 तो ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसे भी रेडियल डायरेक्शन में है। तो F3 माइनस F2, ठीक है, फिर प्लस F1 का आर कैप वाला कंपोनेंट प्लस F4 का, ये मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, आर कैप वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो इससे अपन को कुछ एक नेट फोर्स मिलेगा जो कि रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में, मान लो इसको मैं एफ नेट बोलूँ, है ना। अब अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है या नहीं भी कर रहा है ना, इसका कोई एक मूवमेंट पे वेलोसिटी वी है मान, तो इसका जो रेडियल एसिलेशन हुआ वो किसके वजह से हो रहा है, यही फोर्सेस का जो रेडियल इनवर्ट कंपोनेंट होगा उन्हीं की वजह से होगा, है ना। तो फिर से रिपीट करता हूँ, ये पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका कुछ रेडियल एक्सीलरेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। तो अगर कोई रेडियल एक्सीलरेशन है तो इसका मतलब रेडियल इनवर्ट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे होंगे। तो सारे फोर्सेस का रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वही रिस्पॉन्सिबल है रेडियल एक्सीलरेशन के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब मैं अगर एफ नेट माइनस आर कैप के डायरेक्शन में, हाँ यहाँ पे माइनस था, वही सोचा था क्या गलती हुआ, अपन को आर कैप के डायरेक्शन में थोड़ी चाहिए,
माइनस आर कैप के डायरेक्शन में चाहिए। ठीक है, तो एफ नेट along radially inward direction will be equals to m into a radial, जो कि अभी भी निकाला अपन ने, m v नॉट स्क्वायर बाय r माइनस आर। ठीक है, तो अपन को पहले सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये कोई एडिशनल फोर्स नहीं है। सारे फोर्सेस जो भी बाय डिफॉल्ट लग रहे हैं उस पार्टिकल के ऊपर या उस बॉडी के ऊपर, सबका रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वही रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के लिए। तो मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उन सारे फोर्सेस का नेट कंपोनेंट इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है? ओके, ये हो गया। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको मैं ऐसे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिख दूं, चलेगा? समझ जाओ। अब यूनिफॉर्म में क्या था? वेलोसिटी आई मीन स्पीड कांस्टेंट था, वैसे ही ओमेगा कांस्टेंट था। नॉन यूनिफॉर्म में ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों कांस्टेंट नहीं होंगे, इतना ही है ना। ओके, तो वेलोसिटी तो खैर वैसे ही आएगा कि कोई एक पार्टिकल है, इसी वाले डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं, है ना। मेहनत थोड़ी करते हैं हम लोग। ओके ओके ओके, हेलो, हो गया कॉपी। ठीक है, यहाँ पे खाली इतना है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, ओके, अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है मतलब वी नॉट का वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है मैग्नीट्यूड वाइज भी, है ना। तो अगर वी नॉट का वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है मैग्नीट्यूड वाइज, इसका मतलब कुछ टेंजेंशियल एसिलेशन है। तो यहाँ पे टेंजेंशियल एसिलेशन जीरो के बराबर नहीं है। ओके, ठीक है। अब पोजीशन वैसे डिफाइन कर लेते हैं, मान लो कि पोजीशन वेक्टर जो है वो ऐसा हो गया, आर इक्वल्स टू आर होल आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा। तो अपन अगर वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो डी आर अपॉन डी टी आएगा। मैं बिल्कुल नहीं फिर से करने वाला, जो है उसी को कॉपी कर दूंगा। क्या है? आर ओमेगा थीटा क्या, आर ओमेगा थीटा क्या। इतना ठीक है। ये हो गया कोई भी मोमेंट में वेलोसिटी। अब मुझे ये पता है कि ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, वो बाद में देखते हैं, पहले एक्सलेशन निकालते हैं। तो एक्सलेशन कैसे आएगा? डी वी अपॉन डी टी। तो ये हो गया, आर तो कांस्टेंट है वो बाहर चला गया। अब ओमेगा थीटा क्या, ना थीटा क्या कांस्टेंट है ना ओमेगा कांस्टेंट है, तो अपन को प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। पहले ओमेगा का डिफरेंशिएशन डी ओमेगा अपॉन डी टी थीटा कैप प्लस डी थीटा कैप अपॉन डी टी इंटू ओमेगा, है ना। तो ये आ गया आर डी ओमेगा अपॉन डी टी थीटा कैप मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो ये वाला जो एक्सीलरेशन का कंपोनेंट है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट है ना, प्लस डी थीटा कैप अपॉन डी टी। इसको मैं ओमेगा आर लिख दूं, कोई समस्या तो नहीं है। तो ओमेगा आर इंटू ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। डायरेक्शन माइनस आर कैप। ठीक है, तो ये वाला जो एक्सीलरेशन आया ये वाला हो गया रेडियल एक्सीलरेशन। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट नहीं। ओके, हाँ, ये बात बराबर है कि जो रेडियल एक्सीलरेशन है वो मैग्नीट्यूड वाइज चेंज कर रहा है। कांस्टेंट वाले में, जैसे जब अगर मैं ये वाला देखूं उसके पहले वाला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, हाँ, ये चीज मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट है। ऑब्वियस सी बात है, रेडियली इनवर्ड तो हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है। बट अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज देखूं तो ओमेगा स्क्वायर आर हमेशा कांस्टेंट है, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, आर तो वैसे ही कांस्टेंट होने वाला है ना। बट यहाँ पे अगर देखूं अच्छे से क्या खाली देख ही लूँ, तो यहाँ पे पता चल रहा है जो ओमेगा है वो कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर आर जो है वो कांस्टेंट नहीं है। मतलब ये कि डायरेक्शन के साथ रेडियल एक्सीलरेशन का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके, तो इसमें और कुछ ज़्यादा बताने लायक है नहीं, तो समझ में आपको आ गया होगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपन ये कर सकते हैं कि जो डी ओमेगा अपॉन डी टी है, डी ओमेगा अपॉन डी टी
ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, जिसको अपन एसिलेशन और एंगुलर एसिलेशन बोलते हैं, अल्फा, है ना। तो यहाँ पे डी ओमेगा अपॉन डी टी की जगह अल्फा भी लिख सकते हैं। तो मतलब टेंजेंशियल एसिलेशन का वैल्यू कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है कि आर अल्फा थीटा। ओके, अब वेक्टोरिकली एक सिग्निफिकेंस होता है ओमेगा का और अल्फा का, है ना। तो उसको कैसे करते हैं, राइट हैंड थंब रूल, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का ओमेगा है। तो ओमेगा का सेंस अगर मैं ये वाला कंसेप्ट मतलब ये वाला सिचुएशन देखूँ तो यहाँ पे ओमेगा ऐसे जा रहा है, ये एंटी क्लॉक, हाँ एंटी क्लॉक। तो ओमेगा का जो डायरेक्शन अगर मैं डिफाइन करूँ तो कुछ ऐसा है कि ये हो गया कर्ल, राइट हैंड का फिंगर्स कर्ल करेगा पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन में या फिर ओमेगा के डायरेक्शन में। तो जो ओमेगा का वेक्टोरिकल डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा आएगा, ये कर्ल हो गया या आउटसाइड द प्लेन, ठीक है। वैसे ही मान लो अगर अल्फा ऐसा कुछ होता, इस पार्टिकल का अल्फा कुछ मान लो ऐसा है। अब उल्टा क्यों लिया, कहीं से भी हो सकता है, अलोंग द ओमेगा हो सकता है या फिर ऑपोजिट टू द ओमेगा हो सकता है, कुछ भी चलेगा। तो अल्फा का सेंस यहाँ पे क्लॉकवाइज है, तो अल्फा का डायरेक्शन क्या होगा, ये हो गया कर और ये इनटू द प्लेन, ठीक है। तो जो ओमेगा है यहाँ पे वो आउटसाइड द प्लेन आ रहा है, आउटसाइड आ रहा है, नेक्स्ट हाँ, थोड़ा दिक्कत है मेरा क्लॉक एंटी क्लॉक का। ओके, जो अल्फा हो गया वो इनटू द प्लेन जाए, ठीक है। ओके ओके, अब कुछ सवाल लगाते हैं, है ना। और कुछ तो मेरे ख्याल से बचा ही नहीं है, और कुछ मेरे ख्याल से बचा नहीं है, नहीं नहीं बचा। ओके, तो मूव करते हैं सवालों की तरफ, ठीक। पहले ये सवाल लिखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द टेंशन एट एनी रैंडम पॉइंट। ये क्या है, ये कोई एक रॉड या फिर मासिव रॉड ही ले लो, है ना, क्योंकि इसका शेप जो है वो फिक्स्ड है ना, तो रॉड ले लो। अब कोई भी रैंडम पॉइंट, लेट से मैं एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे जो सेक्शन है इस पॉइंट पे टेंशन कितना है ये मुझे निकालना मानो, ठीक। अब मुझे ये बताओ कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है, इन दोनों में टेंशन कितना होगा। इसमें तो क्लियरली दिख रहा है कि ये बिल्कुल रॉड का एंड है, तो इसमें टेंशन अपन 0 बोल सकते हैं। बट इसमें अपन को टेंशन पता ही नहीं है, ठीक। ओके, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ वही बताता हूँ। पहले तो ये देख लो कि ये एक छोटा सा मास मैंने एज्यूम किया है, मान लो डीएम का, इतना क्लियर है। तो इस डीएम के ऊपर कैसे फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो लग गया वेट डीएम जी, फिर एक टेंशन लगेगा राइट हैंड साइड, इसको मान लो टी प्लस डी टी बोल रहा हूँ, नहीं मान लो इसको टी बोल देता हूँ और इसको टी प्लस डी टी, ठीक है। ओके, अब देखो, अभी मुझे वर्टिकल वाला डायरेक्शन मतलब ये वाला डायरेक्शन में कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो टेंशन निकालना है तो टेंशन इस डायरेक्शन में, वर्टिकली है ही नहीं, तो टेंशन का कोई भी कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होगा, तो मुझे टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। ओके, काउंट करना कितनी बार मैंने टेंशन बोला अब तक, ठीक है। अब क्या हुआ, तो नेट फोर्स कितना लग गया, टी प्लस डी टी माइनस टी इक्वल्स टू डी एम ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर आर यहाँ पे क्या है एक्स, ये सही है। तो मतलब डी टी का वैल्यू आ गया डी एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स। अब डी एम जो है वो छोटा सा मास है, तो डी एम को ऐसे लिख सकता हूँ कि एम बाई एल टोटल मास अपन टोटल लेंथ, ये हो गया मास पर यूनिट लेंथ, है ना, इनटू अगर ये एक्स हो गया तो इतना वाला जो सेक्शन है वो डी एक्स हो जाएगा, तो डी एम इक्वल्स टू एम बाई एल इंटू डी एक्स, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन। ओके ओके, तो डी टी हो गया एम बाई एल ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। अब मुझे टेंशन निकालना है, तो टेंशन को इंटीग्रेट करूँगा कहाँ से कहाँ, अब मुझे
ये वाला एंड का पता है, ये वाला एंड का पता ही नहीं है, तो इसको लूँ क्यों? मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से यहाँ जाऊँगा, तो इनिशियल जो टेंशन है या फिर जो स्टार्टिंग है वो ज़ीरो हो गया। उसके बाद एक्स वाले पॉइंट पे कितना टेंशन है वो मुझे निकालना है। राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन का लिमिट क्या आएगा? एक्स का वैल्यू। अब एक्स तो मैंने एक्सिस से डिस्टेंस ले रखा है, तो मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है वो एल माइनस एक्स है ना। तो एल माइनस एक्स में एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है बताओ? एल माइनस एक्स से एक्स में एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? तो वो ये हो जाएगा कि अपन एंड पॉइंट मतलब एल से लेके एल माइनस एक्स वाले पॉइंट तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन का वैल्यू जो भी आ गया वही आपका टी एक्स का वैल्यू देगा। अब इसका मतलब यहाँ पे डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा टी एक्स इक्वल्स टू एम बाय एल ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटीग्रेशन एल से लेके एल माइनस एक्स एक्स डी एक्स। बाकी तो आप समझदार हो, खुद भी कर सकते हो। ओके ओके। अच्छा, इससे मैं एक काम बता देता हूँ कि आपका जब भी टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा, आपको निकालना है कि एक्सिस के ऊपर कितना टेंशन है, मतलब ये वाले पॉइंट पे टेंशन कितना होगा ये निकालना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये वाले पॉइंट का निकाल रहा हूँ तो फंक्शन में मुझे एक्स का वैल्यू ज़ीरो डालना पड़ेगा, ठीक। ओके, अब नेक्स्ट सवाल ट्राई करते हैं। मान लो ये कोई एक फिक्स्ड रिंग है, इस पे मैंने मतलब ये एक रिंग शेप का कुछ है, इस पे रॉड है जो भी है, इस पे मैंने एक रिंग लटका दिया या फिर डाल दिया। अब इस रिंग को मैं स्लाइड कर रहा हूँ। अब इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इस रॉड का, मान लो म्यू दे रखा है। अब इमेजिन करो होगा क्या, ये रिंग का जो इनिशियल स्पीड है वो धीरे धीरे घटते 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 लास्ट में ज़ीरो हो जाएगा। तो आपको निकालना है कि कितने टाइम बाद इसका वेलोसिटी या फिर स्पीड ज़ीरो हो जाएगा रिंग का। ये सही है? ओके, तो पहले तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया रिंग, है ना। इसको अगर मैं सही से देख रहा हूँ तो एक फोर्स लगेगा टेंजेंशियल, एक लगेगा नॉर्मल, मतलब एक ऊपर वाले डायरेक्शन में लगेगा। मान लो इसको N1 बोल रहा हूँ, एक ऐसे लगेगा N2, है ना। अब फ्रिक्शन भी लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये लग गया फ्रिक्शन। अब इसको आपको देख के ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, मान लो कोई ऑब्जर्वर इसको टेंजेंशियली देख रहा है ना, इस डायरेक्शन में देख रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है, मतलब ऐसे राइटवर्ड साइड में वी दे रखा है, मतलब जो फ्रिक्शन है वो कुछ ऐसे लगेगा, है ना। तो वो जो ये जो अगर इसका फ्रंट व्यू देखेगा, फ्रंट व्यू, तो जो फ्रिक्शन है वो वेलोसिटी का ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब इनटू द प्लेन जा रहा है इस पर्सन के लिए, मतलब जो फ्रिक्शन है वो कुछ ऐसे लगेगा इस डायरेक्शन में। क्या हो रहा है ये? हाँ, इस डायरेक्शन पे फ्रिक्शन लग रहा है। अब बाकी जो नॉर्मल है, एक वेट के वजह से ऊपर बैलेंस होगा N2, ठीक है, और एक सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो भी नॉर्मली प्रोवाइड करेगा, उसको मान लो N1 बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ सिनेरियो, ओके। तो कर लेते फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम तो हो गया, अब इक्वेशन लिखते हैं। तो एफ आर जो होगा ये स्लाइड कर रहा है, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो मतलब एफ आर इक्वल्स टू म्यू इंटू नॉर्मल का जो भी नेट वैल्यू होगा, मतलब म्यू इंटू रूट ओवर ऑफ N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। क्या इतना क्लियर है? होना भी चाहिए। ओके, अब N2 का वैल्यू क्या है? N2 जो है वो वेट को बैलेंस कर रहा है, मतलब N2 का वैल्यू mg हो गया, है ना। और N1 जो है वही रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, तो इसका वैल्यू हो गया m ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। ओके, तो जो फ्रिक्शन हो गया वो आ गया म्यू टाइम्स रूट ओवर ऑफ N1 का स्क्वायर, मतलब m स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर। ओके, बिल्कुल सही है, आप ले सकते हो m कॉमन, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक, अब देखो
इसका अगर मैं m कॉमन ले रहा हूँ, म्यू इक्वल्स टू म्यू इंटू एम इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ जी स्क्वेयर प्लस ओमेगा टू द पावर 4 आर स्क्वेयर. ओके ओके, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू टेंजेंशियल डिसलेरेशन. मतलब इसका जो ये टेंजेंशियल स्पीड है इसको कौन अफेक्ट कर रहा है, n1 n2 या fr या तीनों. ऑब्वियस सी बात है खाली fr, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक लौता ही फोर्स लग रहा है जो कि है fr, फ्रिक्शन, है ना. ओके, तो मतलब टेंजेंशियल डिसलेशन जो हो रहा है यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी घट रहा है तो डिसलेशन हो रहा है. तो टेंजेंशियल नेगेटिव एसिलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, fr. तो मतलब fr का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, m इंटू टेंजेंशियल एसिलेशन. टेंजेंशियल एसिलेशन क्या होता है, अल्फा आर. तो m इंटू अल्फा आर, अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी. तो ये हो गया m डी ओमेगा अपॉन डी टी इंटू आर, है ना. तो अपना इक्वेशन कुछ ऐसे आ गया, म्यू टाइम्स m. अच्छा डायरेक्ट काट दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. यहाँ पे m गया, यहाँ से m गया. तो फाइनली मुझे बस इतना ही सॉल्व करना है कि म्यू टाइम्स रूट ओवर ऑफ जी स्क्वेयर प्लस ओमेगा टू द पावर 4 आर स्क्वेयर इक्वल्स टू आर डी ओमेगा अपॉन डी टी, है ना. अब टाइम निकालना है तो एक काम करते हैं, डी टी को लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. डी टी इक्वल्स टू आर बाय म्यू इंटू डी ओमेगा डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ जी स्क्वेयर प्लस ओमेगा टू द पावर 4 आर स्क्वेयर, है ना. अब इसको इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ, ज़ीरो से लेके टी तक, और ओमेगा को इंटीग्रेट करना है कितने से कितना, ज़ीरो से लेके सॉरी वी नॉट बाय आर से लेके ज़ीरो तक. कब रेस्ट में आएगा, जब ओमेगा ज़ीरो हो जाएगा, यही है ना. वी ज़ीरो होगा, वी का मतलब वी ज़ीरो हो रहा है, इसका मतलब ओमेगा ज़ीरो हो रहा है. कितना ठीक है, ओके, इजी था. इंटीग्रेट खुद कर लो, मैं नहीं कर रहा, आलसी आदमी हूँ मैं. ओके, अब देखते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, है ना. मान लो ऐसे कोई एक रोड है, कुछ इस तरीके से दे रखा है. बैंकिंग का मतलब ही ये होता है कि रोड, अच्छा रोड कुछ ऐसा है, अब इसका जो स्लोप है ऐसे कुछ सर्कुलर रोड है और ये कोई एक एंगल पे बैंक्ड है, तो इसी को बैंकिंग बोलते हैं, है ना. तो अपन साइड व्यू देख रहे हैं तो कुछ ऐसे दिख रहा है, तो वो एंगल मान लो थीटा दे रखा है. अब यहाँ पे कोई एक व्हीकल जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक. मुझे इतना देखना है कि कितना मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए और कितना मैक्सिमम वेलोसिटी होना चाहिए ताकि वो स्लाइड ना करे, ठीक है. दोनों ही कंडीशन मुझे निकाल. पहले तो सोचते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, ये पहले सोचते हैं. ओके, तो लगता क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी जब आएगा तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, बताओ. जब मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, अच्छा इसको ऐसे देखते हैं, फ्रिक्शन का लगने का दो ही क्राइटेरिया, मतलब दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ऐसे लगेगा या फिर ऐसे लगेगा. अब मान लो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, ठीक है. तो फ्रिक्शन का रेडियली इनवर्ड, मतलब ये कोई एक ऐसे सर्कल बना रहा है तो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में इसका ऐसे कंपोनेंट आएगा, और जो नॉर्मल है उसका यू कंपोनेंट आ जाएगा. ये नॉर्मल का कंपोनेंट है मान लो एन डैश, ये फ्रिक्शन का कंपोनेंट है मान लो एफ आर डैश, ठीक है. तो जो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में एन डैश माइनस एफ आर डैश हो रखा है, ठीक. ये कब है, जब फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपवर्ड है. अगर मान लो फ्रिक्शन का डायरेक्शन डाउनवर्ड होता तो ये फ्रिक्शन हो गया, ये लग गया नॉर्मल, तो दोनों का डायरेक्शन ऐसे आ जाता, ठीक. तो यहाँ पे एन डैश प्लस एफ आर डैश हो रहा है, प्लस एफ आर डैश हो रहा है. इसका मतलब जो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स है वो एन डैश माइनस एफ आर डैश से ज़्यादा है. मैं ये नहीं बोला कि एन डैश का वैल्यू सेम हो रहा है, बट नेट अगर वैल्यू देखा जाए तो ऑब्वियस बात है, अगर प्लस हो रहा है तो ज़्यादा है, माइनस हो रहा है तो कम है ना. अब
ऑप्टिमल केस है या फिर लिमिटिंग केसेस है तो एफ आर का वैल्यू तो वैसे ही पता है अपन को, म्यू एन आएगा। ये सही है, ओके। तो इसका मतलब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ज़्यादा लग रहा है, मतलब ये वाले केस में जब तुम्हारा फ्रिक्शन नीचे लग रहा है उस केस में जो वेलोसिटी आएगा वो मैक्सिमम आएगा। वैसे ही अगर फ्रिक्शन अपवर्ड लग रहा है तो उस केस में जो वेलोसिटी आएगा वो क्या, मिनिमम आएगा, है ना। ओके, तो कर लेते हैं भाई। पहले एफ बी डी बनाते हैं। पहले तो इसको सर्कल ही बना देते हैं कि किस सर्कल के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, कुछ ऐसा। इस सर्कल के अबाउट वो रिवॉल्व कर रहा है, कार है, बस है, जो भी है ये, ठीक है, ओके। अभी एक तो नॉर्मल लग गया यूं, ये नॉर्मल लग गया, एक लग गया फ्रिक्शन। मान लो अगर मैं मिनिमम वाला केस ले रहा हूँ तो फ्रिक्शन ऊपर डायरेक्शन में लगेगा एफ आर। तो मतलब अगर मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ एन, ये 90 माइनस थीटा है, तो एन साइन थीटा माइनस एफ आर इक्वल्स टू माइनस एफ आर कॉस थीटा, एफ आर कॉस थीटा, एफ आर का ये वाला कॉम्पोनेंट एफ आर कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी मिनिमम वाला केस है, सो वी मिनिमम का स्क्वायर अपॉन आर। ये आ गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन जो कि वेट को बैलेंस कर रहा है, तो एन कॉस थीटा प्लस एफ आर का वर्टिकल कंपोनेंट एफ आर साइन थीटा, ये दोनों किसको बैलेंस कर रहे हैं, एम जी को बैलेंस कर रहे हैं, है ना। अभी अच्छे से देख लो, एन का ये वाला कंपोनेंट एन कॉस थीटा, एफ आर का भी वर्टिकल वाला कंपोनेंट ऐसे ही आएगा प्लस एफ आर साइन थीटा, और नीचे लग रहा है एम जी। क्लियर है इतना, ओके। तो ये आ गया। तो यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, ये दो इक्वेशन हो गए। अच्छा, एफ आर का वैल्यू अपन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या फिर तीसरा इक्वेशन में लिख लेता हूँ कि एफ आर जो होगा, ये अपन लिमिटिंग केस सोच रहे हैं कि मैक्सिमम या मिनिमम वेलोसिटी कितना आएगा। सो इसका मतलब जो एफ आर है वो भी लिमिटिंग है, सो म्यू इंटू एन। तो अभी अपन इसको दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो मेरे पास वेरिएबल खाली दो बच गए, एक हो गया एन, एक हो गया वी मिनिमम। तो एक एन, एक वी मिनिमम। तो आप खुद भी निकाल सकते हो वी मिनिमम का वैल्यू कितना होगा, है ना। निकाल लो, सारे काम में ही करके आप भी कर लो कुछ। अब मान लो एफ आर जो है वो अगर नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है तो इस केस में मैक्सिमम वेलोसिटी आएगा। तो इक्वेशन तो कुछ ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला, बस प्लस माइनस चेंज होगा। मतलब ये कि इसी कलम में लिख लेता हूँ, एफ आर कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर। ये आ गया पहला इक्वेशन। दूसरा एफ आर साइन थीटा प्लस एम जी इक्वल्स टू एन कॉस थीटा। ये समझ में आया ना अच्छे से कि एफ आर का यहाँ पे ही कॉम्पोनेंट, मतलब नीचे वाला डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट है, एम जी का भी नीचे वाला डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट है, एक खाली इसी का एन कॉस थीटा ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है। इसीलिए ये इक्वेशन होगा। अब यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स है, एफ आर का जो वैल्यू है वो तो यही रहेगा क्योंकि लिमिटिंग केस है। क्लियर है, ओके, सही, ठीक। अब और कुछ सवाल बचा क्या, नहीं, बाकी तो सवाल करते ही रहेंगे। कॉन्सेप्चुअली इतने में ही आप लोग का काम मेरे हिसाब से हो जाएगा। आप डायरेक्टली कोई भी बुक पकड़ो और सवाल करना स्टार्ट करो। एक सवाल मैं भी होमवर्क दे देता हूँ, जो कैलकुलेशन दिया वो तो सही है। अभी एक सवाल ये सोचो कि मान लो ये वाले केस में फ्रिक्शन होता ही नहीं, मान लो ये फ्रिक्शन है ही नहीं, तो क्या तब भी ये बिना स्लाइड करे मूव करना या फिर बिना स्लाइड करे रिवॉल्व करना पॉसिबल है? अगर है तो एन का वैल्यू कितना होगा और वी मिनिमम का वैल्यू कितना होगा, या वी मैक्सिमम, जो भी, ठीक है, वो आपको निकालना है। बात क्लियर है? चल।